क्या लिथियम बैटरी का दौर खत्म होने वाला है? अगली पीढ़ी की बैटरी का सच। कल्पना कीजिए, आप अपने हाथ में मौजूद स्मार्टफ़ोन को चार्ज पर लगाते हैं। कुछ देर बाद बैटरी फुल हो जाती है। आप कार में बैठते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाते हैं। रात में घर की बिजली चली जाए तो बैटरी बैकअप काम आती है। और जब सूरज ढल जाता है तब सोलर पैनल से दिन में बनाई गई बिजली को स्टोर करने के लिए भी बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। यानी हमारी दुनिया धीरे धीरे सिर्फ बिजली पैदा करने वाली दुनिया नहीं रह गई है। अब असली सवाल यह भी है कि बिजली को स्टोर कैसे किया जाए। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की अगली बड़ी टेक्नोलॉजी की रेस। आज इस रेस का सबसे बड़ा नाम है लिथियम आयन बैटरी। लेकिन अब वैज्ञानिक और कंपनियां ऐसे विकल्पों पर भी काम कर रही हैं जिनमें जिंक, मैग्नीज, सोडियम और यहाँ तक कि सेल्यूलोज जैसी सामग्रियों की भूमिका हो सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि लिथियम बैटरी का दौर खत्म होने वाला है, या फिर कहानी कुछ और ही है? क्योंकि हो सकता है भविष्य में लिथियम खत्म न हो, बल्कि बैटरी की दुनिया में उसके साथ कई नए खिलाड़ी मैदान में उतरें। और आज हम इसी पूरी टेक्नोलॉजी की रेस को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लिथियम आयन बैटरी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आज हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल और कई तरह के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, लिथियम आयन बैटरी कोई एक ही तरह की बैटरी नहीं है। इसके अंदर भी अलग अलग केमिस्ट्री होती है, जैसे LFP यानी लिथियम आयन फॉस्फेट और NMC यानी निकल मैग्नीज कोबाल्ट। और इन अलग अलग केमिस्ट्री का इस्तेमाल उनकी खासियत के अनुसार किया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि बैटरी की दुनिया में बदलाव पहले से ही शुरू हो चुका है। IEA के अनुसार 2025 में LFP बैटरियों की हिस्सेदारी दुनिया में तैनात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों में 55% से ज़्यादा हो चुकी थी। यानी भविष्य की कहानी सिर्फ यह नहीं है कि लिथियम रहेगा या नहीं रहेगा, बल्कि कहानी यह है कि लिथियम के साथ कौन कौन सी दूसरी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेंगी। अब सवाल है कि आखिर नए विकल्पों की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका एक कारण है दोस्तों, बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड। दुनिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहे हैं, सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, बड़े बड़े ग्रिड स्टोरेज सिस्टम लगाए जा रहे हैं। और जैसे जैसे रीन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी स्टोरेज की ज़रूरत भी बढ़ेगी। क्योंकि सूरज हर समय नहीं चमकता, हवा हर समय एक जैसी नहीं चलती, लेकिन बिजली की ज़रूरत लगातार बनी रहती है। इसलिए दिन में पैदा हुई अतिरिक्त बिजली को स्टोर करके बाद में इस्तेमाल करना होगा। और इसके लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में बैटरियों की ज़रूरत पड़ सकती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। उन्हें ऐसे विकल्प चाहिए जो अलग अलग परिस्थितियों में काम आ सके, कम लागत वाले हों, सुरक्षित हों, आसानी से उपलब्ध सामग्रियों से बनाए जा सके और भविष्य में बड़े पैमाने पर रिसाइकलिंग की संभव हो। यहीं से शुरू होती है अल्टरनेटिव बैटरी टेक्नोलॉजीज की रेस। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम आयन बैटरी की। नाम सुनकर शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम यानी वही तत्व जो सामान्य नमक में पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि नमक को बैटरी में भर दिया जाएगा। सोडियम आयन बैटरी एक पूरी तरह विकसित इलेक्ट्रोमैटिकल सिस्टम होती है। इसकी कार्य प्रणाली लिथियम आयन बैटरी से कुछ हद तक मिलती जुलती है, लेकिन इसमें लिथियम आयनों की जगह सोडियम आयनों का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा आकर्षण है सोडियम की उपलब्धता। सोडियम प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से लंबे समय में इसकी सप्लाई चेन को लेकर कुछ फायदे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा हिस्सा भी है। सोडियम आयन बैटरी हर मामले में लिथियम आयन बैटरी से बेहतर नहीं है। इसकी एक बड़ी चुनौती है एनर्जी डेंसिटी, यानी सामान्य वजन या आकार में बैटरी कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है। मौजूदा समय में लिथियम आयन बैटरी इस मामले में बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन सोडियम आयन की कंपनी कुछ खास जगह हो सकती है। उदाहरण के लिए कुछ छोटे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, कुछ दोपहिया और तीन पहिया वाहन, और ख़ास तौर पर स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज, यानी ऐसी जगह जहां बैटरी को कार की तरह हर समय हल्का और छोटा रखने की ज़रूरत नहीं होती। और एक दिलचस्प बात, सोडियम आयन बैटरी बहुत कम तापमान वाली परिस्थितियों में कुछ मामलों में लिथियम आयन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन दे सकती है। IEA के अनुसार सोडियम आयन बैटरी अब स्केल अप के दौर पर पहुंच रही है। हालांकि इसकी एनर्जी डेंसिटी और उत्पादन क्षमता जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। तो यहाँ पहला सबक साफ है, सोडियम शायद लिथियम को पूरी तरह खत्म न करे, लेकिन यह लिथियम का एक महत्वपूर्ण विकल्प जरूर बन सकता है। अब आते हैं जिंक बैटरी पर। जिंक का नाम आपने शायद कई जगह सुना होगा। यह कोई दुर्लभ तत्व नहीं है और बैटरी के क्षेत्र में जिंक आधारित कई तरह की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रही है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। हर नई बैटरी टेक्नोलॉजी का लक्ष्य इलेक्ट्रिक कार बनाना नहीं होता। कुछ बैटरियों का लक्ष्य होता है ग्रिड स्टोरेज। मान लीजिए किसी शहर में सोलर पावर प्लांट है,
दिन में बहुत ज़्यादा बिजली बन रही है, लेकिन शाम को सूरज ढलने के बाद बिजली की मांग बनी हुई है। अब सवाल है, दिन की अतिरिक्त बिजली को कहाँ रखा जाएगा? यही बड़ी बैटरियों की ज़रूरत पड़ती है और ऐसी स्थिति में बैटरी का वजन हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होता। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कि बैटरी कितनी सुरक्षित है, कितनी सस्ती है, कितने चार्ज डिस्चार्ज साइकिल तक चल सकती है, कितने बड़े पैमानों पर बनाई जा सकती है और उसके बाद कैसे रिसाइकल किया जा सकता है। यही कारण है कि जिंक आधारित एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर लगातार काम हो रहा है, लेकिन यहाँ भी हमें सावधान रहना होगा। किसी टेक्नोलॉजी को रिसर्च में सफल होना, उसका प्रोटोटाइप बनाना, उसका पायलट प्रोडक्शन तक पहुँचना और फिर लाखों यूनिट तक कमर्शियल प्रोडक्शन, इन सब के बीच बहुत लंबा रास्ता तय होता है। इसलिए जिंक को आज ही लिथियम का रिप्लेसमेंट मानना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज का नाम सुनकर आपको लग सकता है कि यह कोई पूरी तरह नई बैटरी सामग्री है, लेकिन वास्तव में मैग्नीज पहले से ही कुछ लिथियम बैटरी केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे एनएमसी बैटरियों में। लेकिन वैज्ञानिक ऐसी नई केमिस्ट्री पर भी काम कर रहे हैं जिनमें मैग्नीज की भूमिका बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि बैटरी बनाने के लिए जरूरी हर मटेरियल की कीमत, उपलब्धता और सप्लाई चेन महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी केमिस्ट्री में महंगे या सीमित संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सके, तो वह लंबे समय में ज़्यादा आकर्षक बन सकती है। आईईए ने भी बैटरी ग्रेड मैग्नीज और मैग्नीज सल्फेट की भविष्य सप्लाई को महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में चिन्हित किया है। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है, मैग्नीज अकेले लिथियम को रिप्लेस करने नहीं आ रहा, बल्कि मैग्नीज नई बैटरी केमिस्ट्री को बेहतर बनाने की पूरी रेस का एक हिस्सा है। यानी भविष्य में बैटरी शायद ऐसा हो जिसमें एक मटेरियल का दबदबा ना हो, बल्कि कई सामग्रियां मिलकर बेहतर परफॉर्मेंस दें। और अब बातें हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प नाम पर, सेल्यूलोज। हाँ, वही सेल्यूलोज जिसे हम पौधों और पेड़ों की संरचना से जोड़ते हैं। अब इसका नाम बैटरी रिसर्च में क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि वैज्ञानिक ऐसे मटेरियल पर काम कर रहे हैं जिनमें से बैटरी के अलग अलग हिस्सों को ज़्यादा सुरक्षित, टिकाऊ और संभावित रूप से ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इसका मतलब यह नहीं है कि अब पेड़ से बैटरी बनने लगी है, ऐसा कहना गलत होगा। सेल्यूलोज आधारित मटेरियल अलग अलग बैटरी कंपोनेंट और इलेक्ट्रोलाइट से जुड़े रिसर्च में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका लक्ष्य ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना है जो भविष्य में सुरक्षा, लागत, पर्यावरणीय प्रभाव और रिसाइकलिंग जैसे मुद्दों को बेहतर तरीके से संभाल सके। लेकिन सेल्यूलोज बैटरी को भी ऐसे टेक्नोलॉजी समझना गलत होगा जो अगले साल आपकी स्मार्टफोन की लिथियम बैटरी को रिप्लेस कर देगी। रिसर्च, प्रोटोटाइप, पायलट प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन, इन चारों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों, और टेक्नोलॉजी की असली परीक्षा लैब में नहीं, बड़े पैमानों पर होती है। अब यहाँ से कहानी और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि क्या लिथियम खराब है। नहीं, लिथियम आयन बैटरी आज भी बेहद महत्वपूर्ण और तेज़ी से विकसित हो रही टेक्नोलॉजी है। असल सवाल है, क्या भविष्य में हर काम के लिए लिथियम आयन ही सबसे अच्छा विकल्प रहेगा? और इसका जवाब शायद नहीं, क्योंकि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग बैटरी बेहतर हो सकती है। इलेक्ट्रिक कार के लिए आपको चाहिए उच्च एनर्जी डेंसिटी, लेकिन ग्रिड स्टोरेज के लिए शायद कम लागत और लंबी अवधि का स्टोरेज ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। किसी दूसरे एप्लीकेशन में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है, कहीं रिसाइकलिंग और कहाँ रॉ मटेरियल की उपलब्धता। यानी भविष्य में एक ही जगह बैटरी हर जगह राज करेगी, यह जरूरी नहीं है। अब एक और सवाल जो आपके दिमाग में जरूर आया होगा, क्या लिथियम की सप्लाई खत्म हो जाएगी? ऐसा कहना सही नहीं होगा। लिथियम खत्म होने की अचानक आने वाली तारीख नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बैटरी की मांग बढ़ेगी, लिथियम और दूसरे महत्वपूर्ण मटेरियल की माइनिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन की महत्व भी बढ़ेगी। यही वजह है कि दुनिया में कई देश बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को रणनीतिक मुद्दे के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि सोचिए, अगर किसी देश के पास इलेक्ट्रिक कार बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन बैटरी बनाने की कई जरूरी मटेरियल की सप्लाई नहीं है, तो उसकी पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री किसी दूसरे देश की सप्लाई चेन पर निर्भर हो सकती है। और भविष्य में सिर्फ बिजनेस का सवाल नहीं होगा, यह एनर्जी सिक्योरिटी का भी सवाल हो सकता है। और यहीं आता है रिसाइकलिंग। भविष्य की बैटरी इंडस्ट्री सिर्फ नई बैटरी बनाने में नहीं चलेगी, हमें पुरानी बैटरियों को भी दोबारा उपयोगी बनाना होगा। क्योंकि आज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़क पर उतर रहे हैं, उसकी बैटरी हमेशा नहीं चलेगी। एक समय आएगा जब वह बैटरी अपनी उपयोगी जिंदगी पूरी कर देगी। तब सवाल होगा, उसके अंदर मौजूद मटेरियल का क्या किया जाए। अगर उन मटेरियलों को दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, तो नई माइनिंग की ज़रूरत को लंबे समय में कम किया जा सकता है। लेकिन रिसाइकलिंग भी कोई जादुई समाधान नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज भी बहुत सी बैटरियाँ अभी भी नहीं हैं। उनका बड़ा हिस्सा आने वाले वर्षों में ही रिसाइकलिंग के लिए उपलब्ध होगा। इसलिए एक मजबूत बैटरी को सिस्टम बनाने में समय लगेगा। और भविष्य की सस्टेनेबल बैटरी सिर्फ एक बैटरी नहीं होगी जो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सके,
वह ऐसी पूरी व्यवस्था का हिस्सा होगी जिसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, यूज और रिसाइकलिंग सभी एक दूसरे से जुड़े होंगे। अब जरा भारत की तरफ देखिए। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार बड़ा है, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी स्टोरेज की ज़रूरत बढ़ रही है और आने वाले समय में बैटरी सिर्फ कार और स्मार्टफोन की चीज़ नहीं रहेगी, यह पूरे एनर्जी सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। इसका मतलब है कि भारत के लिए सिर्फ बैटरी खरीदना पर्याप्त नहीं होगा। बैटरी रिसर्च, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल प्रोसेसिंग, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और रिसाइकलिंग, इन सभी क्षेत्रों में क्षमता विकसित करना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आने वाली बैटरी रेस में सिर्फ वह देश आगे नहीं होगा जिसके पास सबसे अच्छी बैटरी है, बल्कि वह देश भी मजबूत होगा जिसके पास पूरी बैटरी वैल्यू चेन हो। तो आखिर भविष्य की बैटरी कैसी होगी? क्या वह सोडियम आयन होगी? क्या वह जिंक आधारित होगी? क्या उसमें मैग्नीज की भूमिका ज़्यादा होगी? क्या सेल्यूलोज जैसी सस्टेनेबल सामग्री महत्वपूर्ण बनेंगी? या फिर लिथियम आयन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बेहतर होती रहेगी कि बाकी टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ खास जगहों तक सीमित रह जाएंगी? सच्चाई यह है, आज इसका अंतिम जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, बैटरी की रेस खत्म नहीं हुई है। असल रेस अब और तेज हो रही है, क्योंकि भविष्य की दुनिया में सिर्फ ज़्यादा बिजली पैदा करना काफ़ी नहीं होगा। हमें उस बिजली को सही समय पर, सही लागत पर, सुरक्षित तरीके से और लंबे समय तक स्टोर भी करना होगा। और शायद यही वजह है कि अगली पीढ़ी बैटरी क्रांति किसी एक टेक्नोलॉजी की जीत नहीं हो सकती, बल्कि एक नई टेक्नोलॉजी के बीच मुकाबला होगा। एक तरफ लिथियम आयन, दूसरी तरफ सोडियम आयन, कहीं जिंक, कहीं मैग्नीज आधारित नई केमिस्ट्री, और दूसरी तरफ ऐसी टेक्नोलॉजी जिनके नाम आज शायद आम लोगों ने सुने तक नहीं है। यानी बैटरी का भविष्य एक ही खिलाड़ी का खेल नहीं है, यह पूरी टेक्नोलॉजी रेस है, और इस रेस का विजेता वही होगा जो सिर्फ अच्छी बैटरी नहीं बनाएगा, बल्कि ऐसी बैटरी बनाएगा जो सस्ती हो, सुरक्षित हो, लंबे समय तक चले, बड़े पैमाने पर बनाई जा सके और इस्तेमाल के बाद रिसाइकल भी की जा सके। तो अगली बार जब आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज पर लगाएं या किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सड़क पर दौड़ते देखें, सिर्फ यह मत सोचिए कि उसके अंदर बैटरी लगी है। एक बार यह भी सोचिए उस बैटरी के बाद क्या आएगा, क्योंकि हो सकता है आज जिस टेक्नोलॉजी को हम भविष्य समझ रहे हैं, कल वही टेक्नोलॉजी इतिहास बन जाए, और जिस बैटरी का नाम आज हमें अजीब लग रहा है, वही आने वाले समय में दुनिया की एनर्जी स्टोर को स्टोर कर रही हो। अगर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी कहानियाँ पसंद है जहाँ सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उससे पीछे पूरी कहानी समझाई जाती है, तो टीचिंग गेमिंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी कहानी शायद हमारे सामने नहीं, हमारी जेब में मौजूद किसी छोटी सी बैटरी के अंदर लिखी जा रही हो। धन्यवाद।